हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नाइट क्लासेस। तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट के PYQs। ये PYQs सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट का हमारा नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। जो भी वीडियोस अपलोड किया हुआ है वो सारे एक बार आप देख लेना, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक ट्रिक है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उनको साइड करना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उनके कंसेप्ट आप उन नोट्स में अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आप ये क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देख के टिक लगाते जाएंगे और जो भी रिवीजन होगा, जो भी आपको याद नहीं थे, वो सारे कंसेप्ट आपको वापस से याद हो जाएंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, अब स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, जिरकोनियम और हाफनियम के साइजेस के बारे में दिया है। पहला आपका दिया है कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ क्या है, सिमिलर है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, द साइज ऑफ हाफनियम इज अफेक्टेड बाय लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसको प्रूफ करने का यही तरीका है कि हमें सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट याद होना चाहिए। तो जिरकोनियम कहाँ आता है, SC, यामा, लामा, और यहाँ पर टाइटेनियम के नीचे टाइटेनियम जेड हाफ, है ना, ये रहता है। अब लेंथेनाइट के यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आते हैं, जिनके कारण क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। साइज ग्रेजुअली इधर से इधर डिक्रीज होते जाती है। इन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, 14 एलिमेंट्स के वेट के कारण क्या होता है, हाफनियम की साइज डिक्रीज हो जाती है कंपेरेटिवली टू जिरकोनियम, जबकि वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, ये दोनों साइजेस ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। अब यहाँ कौन सा कंसेप्ट याद रखना है कि 4D और 5D के एलिमेंट्स का साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों, इसका रीज़न है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। तो आपका स्टेटमेंट ये A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये दो कंसेप्ट तो हमें पता ही है ना। हम कहाँ पे देखे हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में एक बार एटॉमिक साइजेस में देख चुके हैं, है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ZD। वाह, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्या दिया हुआ है, 4f7 5d1 6s2। अब GD2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया है, ऑब्वियसली सबसे ऊपर वाले शेल से गया है, मतलब सबसे ऊपर क्या है, 6s2। तो 6s2 से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, तो क्या बचा, 4f7 और 5d1। कहाँ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4f7 और 5d1। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट शोज अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम स्पिन ओनली फॉर्मूला इन द केस ऑफ। ये बेटर है कि हमें याद रहे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जो कल का वीडियो था एफ ब्लॉक का, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी, तो वहाँ पे हम लोग सारे एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो SM है इसका डेविएशन बहुत ज़्यादा रहता है ना। अगर निकालना है तो निकाल के भी लेके पर इन दे प्रेम समर आयो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, La+3 में 4f0, यहाँ पे 4f1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो जाएगा 4f5। अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर डेविएशन पूछा है ना। तो डेविएशन तभी निकलेगा जब हम लोगों को एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट याद रहेगा, जो कि कल आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों को याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, SM+3। क्या था, एसिड बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में ये वाला था ना। अगर नहीं पता तो ये वाला फिर से कंसेप्ट याद कर लीजिए। क्या था आपका, एल्कली मेटल्स एंड देन अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। उसके बाद फिर क्या था, लेंथेनाइट्स, और लेंथेनाइट्स के बाद आपका था
जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पी ब्लॉक वाले। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, लिस्ट बेसिक हो जाएगा, है ना। और लैंथेनम, सीरियम और ल्यूटेशियम में अगर हम लोग को दे दिया या फिर कोई और एफ ब्लॉक एलिमेंट दे दिया तब क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने पर लैंथेनम से ल्यूटेशियम जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होते जाता है। तो वैसे वैसे आपका बेसिसिटी भी डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, डिक्रीज होते जाता है। तो अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विथ हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो +2 से +3 में जाने में जो भी एनर्जी लग रही है वो होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कब हाई होगी, तब हाई होगी जब सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इतना पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स। तो स्टेबल लैंथेनाइड्स कब होंगे, जब या तो 4f0 होगा या 4f7 होगा या 4f14 होगा। तो जब हम लोग +3 करते हैं तो लैंथेनम में 0 से स्टार्ट करते हैं, अब हम उसी को +2 करते हैं। तो ले के पर इंदे प्रेम समर आयो गाड़ी तब धीरे होगी और तुम सॉरी ये भी लाओ। तो ये 4f1 2 3 4 5 6 7 +2 में ये 7 है, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या है, +2 में 14। तो EU और YB हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे किया समझ में आया ना, जब हम लोग La+3 लेते हैं तो 4f0 होता है, तो La+2 लेंगे तो क्या होगा, 4f1 होना चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो 4f1 से लाइन से मैं लिखते हुए स्टार्ट कर दिया, फिर आप लोग लिखना नहीं चाहो तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, तो उससे पता चल जाएगा। बट 15 के 15 एलिमेंट्स ये सारे के सारे याद होने चाहिए। तो सबसे पहले लैंथेनाइड सीरीज़ के सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये पता होना चाहिए, तीसरा फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये 3 कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। अगर ये तीनों कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन हॉट कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है। पहले सॉल्युबिलिटी हमें पता है किससे रिलेटेड है, साइज से, ये कंसेप्ट है। और इसमें क्या पता होना चाहिए कि साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी बोल रहा है एक्वस NaOH में, तो दूसरा कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए, लैंथेनम से ल्यूटेशियम जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो अब बताइए कौन सबसे छोटा है, ल्यूटेशियम, तो इसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होना चाहिए NaOH में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द आयंस Eu+3 Gd+3 Sm+2 एंड Lu+3। तो ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, ये Sm+3 ही है, ठीक है, वो गलती से +2 हो गया, उसको करेक्ट कर लेना। अब तीनों की तीनों +3 में है, अब तीनों में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं उसमें वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से जे वैल्यूज़ आते हैं, उनसे हम लोग जो भी लोएस्ट या हाईएस्ट ग्राउंड से टर्म सिंबल लेते हैं उससे हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। तो उसमें वेराइटीज़ रहते हैं ना, तो वो वेराइटीज़ कहाँ पे नहीं रहते, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो L की वैल्यू है 0 होती है, किसके लिए, 4f7 और 4f14 के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स में फील्ड रहते हैं।
तो जब 4f7 हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये +3 से लेकर -3 तक सारे फील्ड हैं, तो L की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इनमें या तो 4f7 या 4f14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो 4f14 किस में है, LU में तो है ही। उसके बाद अगर हम लोग गिने तो LA तो 0 रहता है, तो ले के पर इंदे प्रेम समर आयो गाड़ी, तो GD वाला आपका क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? हम लोग को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो है उनके लिए स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण वेरी करता है, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग किस में सबसे कम होती है, तो जिनमें L की वैल्यू 0 हो गई। तो L की वैल्यू किस में 0 हो गई, L = 0 फॉर 4f7 एंड 4f14। 4f0 भी आप इंक्लूड कर सकते हो, 4f0 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयंस। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 आयंस दिए हुए हैं A, B और C। यहाँ पर भी देखो सेम दिया हुआ है कि किस में वैल्यूज़ आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल फॉर NB इज 6D। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर दिस टर्म सिम्बॉल इज। आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल किसका दिया हुआ है, NB के लिए। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो ये आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट फॉर्म्स ऑफ SM एंड EU रेस्पेक्टिवली आर। अब हम लोगों को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो कल आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल SM और U का पूरा निकल चुका, उसका पूरा टेबल बना हुआ था। ठीक है, अगर फिर एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर फिर भी नहीं बनता है तो आपस से वो वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिटेंशन ऑफ कैटायंस। अच्छा, ये वाला तो इसका नहीं है, ठीक है, F ब्लॉक का ये क्वेश्चन। द मेटेलिक रेडियाई आर एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, मेटेलिक रेडियाई कब हाई होगा, जब आपका जो भी मेटल यूज़ हो रहा है उसमें एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने अभी देखा था EU और YB जो है, U और YB जो है वो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा कि +2 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो बाकी सारे तो +3 फॉर्म में मेटेलिक रेडियाई बनाते हैं, बट EU और YB ऐसे हैं जो +2 फॉर्म में आपके मेटेलिक रेडियाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनकी रेडियाई थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इन कंपेरिजन टू +3 बिकॉज ऑफ द स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लैंथेनाइड्स। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है, द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ U एट रूम टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये वेरिएशन कब आता है, जब आपकी L की वैल्यू या ऑर्बिटल वैल्यू जो रहती है वो 0 ना हो। जब 0 रहती है तब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, और जब वैल्यूज़ लार्जर रहती है तो वो ये वेरिएशन आता है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व अ मैग्नेटिक मोमेंट एट रूम टेम्परेचर EU। तो EU क्या, जब रूम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जब +2 है तो 4f7 है, मतलब +3 में क्या होगा 4f6। तो ये आपका करेक्ट हो गया। लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक। अभी हम लोग देख रहे थे बेसिक में वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या है ज़्यादा बेसिक था, पिछले क्वेश्चन में देखे थे। थर्ड ऑप्शन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ SM2 इज ड्यू टू हाफ फील्ड सबशेल। क्या है, ले के पर इन दे प्रेम समर, हाफ फील्ड से तो कम ही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन क्या है, लैंथेनाइड 3 आयंस कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये भी सही है। हो सकता है यहाँ पे कैन नॉट होगा, मे भी मिसप्रिंट है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कैन नॉट लिख लीजिएगा कि लैंथेनाइड 3 आयंस जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से ही सेपरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर मोनो आयनिक कॉम्प्लेक्स। ये आयनिक कॉम्प्लेक्स दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री आपको निकालनी है। तो देखिए NO3 जो रहते हैं उनके कितने आते हैं, एक मिनट मैं आपको बना के बता देती हूँ। यहाँ पे जो चीज़ हमें पता रहना चाहिए, देखिए ऑक्सीजन से तो जुड़ा ही है, 3 NO3 से जुड़ा है,
तो ये पता रहना चाहिए कि जो NO3 के 2 ऑक्सीजन हैं इनसे ये जुड़ा रहता है। तो एक NO3 मतलब चिलेट रिंग बनता है, तो 2 लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो 3 NO3 कितने के लिए 6 प्लस 2 ऑक्सीजन का, तो 6 + 2 क्या हो गया 8। अब जब 8 रहता है तो हमारा क्या आता है हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट द G वैल्यूज फॉर Ce+3 एंड Pr+C आर 4F2 रेस्पेक्टिवली। तो G वैल्यूज आपकी दी हुई हैं Ce+3 के लिए और Pr+3 के लिए। सॉरी, G वैल्यू आपकी निकालनी है। G वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। G वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है 1 + S+1 - L+1 + J+1 डिवाइडेड बाय 2J+1। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप इसको लिख के पेपर में चिपका दीजिए कहीं पे, क्योंकि ये याद रहना चाहिए। दूसरा Ce+3 के लिए आपको दिया हुआ है टर्म सिंबल, तो ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, अच्छा टर्म सिंबल पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये आएगा। ठीक है, तो टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे 4F1 का, पहले S वैल्यू कितना होगा हाफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा L वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 2s+1 निकाल सकते, 2s+1 की तो ज़रूरत नहीं है, L वैल्यू निकाल सकते हैं। L वैल्यू आपका कैसे निकलेगा 4F1। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा +3 में आएगा, तो ये +3 हो गया। तीसरी चीज़ J वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है L + S से L - S तक, तो 3 + 1/2 से लेकर 3 - 1/2 तक। ठीक है, 3 + 1/2 मतलब 7/2 और 3 - 1/2 मतलब 5/2। लेस देन हाफ फील्ड है तो लोएस्ट लेंगे। अब यहाँ पर S, L और J की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा G वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही किसके लिए निकालेंगे Pr+3 के लिए। S वैल्यू क्या होगा +½ मतलब 1 हो जाएगा। L वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। J वैल्यू क्या हो जाएगा L + S से L - S तक। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो में पूरा टर्म सिंबल अच्छे से मेंशन है, वो वाला एक बार अच्छे से क्लियर करना है। पूरे f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स सब सारे एलिमेंट्स का क्या करना है एक बार निकाल के देखना है, तब जाके ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनाइट आयन आर 0 and 3.5। द लैंथेनाइट आयन इज, ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0 और 3.5। तो ये हम लोगों को पता है किसका है EU+2 का, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो टेबल बनवाया गया है वो अच्छे से याद करिए। वो टेबल इसलिए बना है क्योंकि सिर्फ 2 टेबल्स में आपका F ब्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जो पहला टेबल था जिसमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह दिया हुआ था, और दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, टर्म सिम्बॉल, ये सब दिया हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इतने से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैच द फ्लोरेसेंस कलर्स गिवन इन कॉलम ए विथ लैंथेनाइट आयंस गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा। अब कलर्स की बारी जब आती है तो हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले तो 4F0 से 4F14 का क्या होता है, 4Fn की जो भी कलर होती है 4F14 - n की सेम कलर होती है। उसका चार्ट भी आपका बना हुआ था, इसलिए ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो SM का था, SM का क्या था पिंक, तो फर्स्ट का 1-2 ऑप्शन में ही है, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ पर सेकंड का C है, यहाँ पे सेकंड का B है, तो रेड किसका रहता है, रेड हमारा U का रहता है। तो क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी याद है या चारों में से कोई 2 कलर भी याद है तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पेयर ऑफ लैंथेनाइट आयंस विच शो सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड। देखिए एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट के डेविएशन से अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है,
मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो हम टर्म सिंबल से देख चुके हैं। उसके बाद ये ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड हमें याद ही रखना पड़ेगा कि कौन कौन से में डेविएशन आता है, कौन कौन से में नहीं आता, क्योंकि ऑब्जर्व जो रहता है वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SM और EU। सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, द पेयर इन विच बोथ द एक्टिनाइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो ये वाला भी हमारा एक्टिनाइड सीरीज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कैसा था, पहला वाला +3, फिर दूसरा वाला +4, तीसरा वाला +5, फिर +6, फिर कम होते गया +5, +4, +3, बाकी सब +3, बस एक लास्ट सेकेंड वाला क्या था हमारा +2 था। तो या तो आप उससे देख सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देख सकते हैं कि कौन से वाले पे 4f7, 4f0 या 4f14 आ रहा है। तो AC+3 में हमें पता ही है कि कितना आता है, 4f0 आता है, तो वो +3 स्टेट तो शो करेगा ही। तो C और D हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, LR। LR कितना आता है, AC थोड़े पे पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े पर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लारी। तो LR जो था हमारा लास्ट से सेकेंड था, वो वाले में भी क्या होता है, 4f14 आ जाता है +3 में। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 शो करेगा, है ना। क्लियर हो गया। एक्टिनियम और लॉरेंशियम हमारा आंसर है। फिर 20 क्या है, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट फॉर लेंथेनाइड F10 इज़ अप्रॉक्सीमेटली। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें F10 देखना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। पहले S की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है। 7 पेयर्ड, 7 में से 3 पेयर्ड होंगे, 4 अनपेयर्ड होंगे, मतलब कि 2 आ जाएगी। L वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 है, मतलब कि 3 + 2 + 1 कितनी आनी चाहिए, 6 आ जाएगी। तो देखिए, अगर आपको पता है कि 4f10 का अगर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, तो इजीली आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल सकता है। फिर वहाँ से क्या निकालेंगे, G वैल्यू। G वैल्यू के बाद हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का आएगा, μ = G × √J, J+1। वहाँ से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, A। फिर क्या है, द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EU इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ये वाला क्वेश्चन में EU क्या है, कौन कौन से फॉर्म में रह सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो EU हम लोगों को पता है कि +2 में रहता है, +3 तो सारे के सारे लेंथेनाइड सीरीज रहते हैं, +2 में रहता है। क्यों, क्योंकि EU में जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। तो +3 से आगे जाने की तो बात ही नहीं है। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन A, कि +2 वो शो करता है और +3 तो सारे के सारे एलिमेंट शो करते ही हैं। फिर क्या है, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ F5 आयन। देखिए फिर से हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, देन G वैल्यू, देन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, G √J, J+1। ठीक है, सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर से आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी सॉल्व करके बताइएगा। फिर क्या आया हमारा, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर EU +3 इज 0। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना है। अब ये डेविएशन क्यों होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये डेविएशन एक्चुअली में क्यों होता है। तो ये जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो रहता है वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि एक तो हम लोगों ने देखा कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, जहाँ पे ऑर्बिटल की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे 0 हो जाती है। अब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इफेक्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेटेड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। इस पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, इनमें वेरिएशन आती है। मतलब इनके जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग्स, मतलब जो ऑर्बिटल L वैल्यूज़ जो होंगी वो जनरली हम लोग देखेंगे तो क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और Ln+3 इज नॉर्मली शार्प एंड वीक इन इंटेंसिटी। हाउएवर Sm+3 in dilute acidic solution shows a broad and moderately intense transition. This transition is, देखो Ln+3 का नॉर्मली शार्प और वीक इन इंटेंसिटी वाला एब्जॉर्प्शन बैंड शो होता है, ऐसा इनका कहना है। क्यों शो होता है, क्योंकि यहाँ पर FF ट्रांजिशन होता है। FF ट्रांजिशन जनरली ब्रॉड वो होता है, फॉरबिटन होता है, बट बिकॉज ऑफ द F एंड D ऑर्बिटल का मिक्सिंग ये क्या हो जाता है, वीक आपका इंटेंसिटी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका
ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं किसका, GD+3 का, GD कहाँ गया, सॉरी, SM+3 का जब हम लोग ग्राउंड स्टेट निकालते हैं तो वो क्या आता है 6H5/2, ठीक है। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड इंटेंस ट्रांजिशन दिया है तो अभी आपको क्या बता रही थी कि जो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहता है वो वीक इसलिए रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर FF ट्रांजिशन नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि ये क्या होगा, लैपोर्टे अलाउड हो तभी इसका इंटेंस हो, क्योंकि फॉरबिडन में क्या है, मिक्सिंग के कारण ही बस थोड़ा सा वीक हम लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए H से H में जा रहा है, यहाँ पर भी H से H में जा रहा है, तो ये जो आपका डेल L वैल्यू है यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, पर यहाँ पर H से G में जा रहा है तो डेल वैल्यू क्या है +-1, मतलब ये क्या है, लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है। तो इस अलाउड ट्रांजिशन की क्या होगी, हमारी ब्रॉड और इंटेंस भी शो होंगी, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस हैं आपके F ब्लॉक एलिमेंट से। वैसे ही हम लोग जब पॉलीमर कंप्लीट करेंगे तो उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, यही सबसे आए हैं। लेंदी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से नहीं पता हो तो पूरा निकालते निकालते टाइम लग जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या हो, इन सब में हमारा हाथ बैठ जाए और जब क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी ये सब सॉल्व हो जाए। पहले S वैल्यू निकालना, फिर L वैल्यू, फिर J वैल्यू, उसके बाद G वैल्यू, उसके बाद फिर मैग्नेटिक मोमेंट, पांचों एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।